मेरा नाम कमल सिंह है। अद्विक्स एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th। देखिए बच्चों, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ टॉपिक है आज का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे बेसिक आइडिया ये है कि आप पहले इस टॉपिक को समझें, आप इसके इंट्रोडक्शन को समझें कि फोर्स क्या है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में मोशन कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स। तो आज हम फोर्स को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या है, क्योंकि आप जब फोर्स को समझ लीजिएगा तब आपके लिए बाकी लॉज को समझना, मोमेंटम को समझना, इनर्शिया को समझना, इन सबको समझना और इनके बीच के रिलेशन को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि फोर्स क्या है। नॉर्मल जैसे हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स इज पुलर पुश ऑन अ बॉडी। फोर्स इज पुलर पुश ऑन अ बॉडी। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, जैसे आप अभी अपने लाइफ को सुबह से देखिएगा कि आज आपने पूरे दिन क्या किया या कल आपने क्या किया। जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम सब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं? किताब खोलना, बैग उठाना, बैग पैक करना, सुबह उठना, अपना बेड सही करना, ब्रश करना। हम लोग कितनी जगह फोर्स को अप्लाई करते हैं ना हमारे डे टू डे लाइफ में। हम जो रोज़ का काम करते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें हम फोर्स का कितना इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ में फोर्स है। आप इमेजिन करो, आप सोचो और आप या फिर आप पीछे जाओ, देखो कि सुबह से आपने क्या क्या किया है। 100 चीज़ अगर आपने की होगी तो 100 में से 98 चीज़ों में फोर्स इंडल्ज होगा, फोर्स इन्वॉल्व होगा। बिना फोर्स के लाइफ को इमेजिन करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट फोर्स, बिकॉज आप फोर्स को देख नहीं सकते है ना, यू कांट सी फोर्स, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, है कि नहीं। फोर्स आप फेल्ट कर सकते हो, आप यू कैन फील द फोर्स। लेकिन आप फोर्स को फील कैसे करोगे, यही तो इंपॉर्टेंट है कि आप फोर्स को फील करते हो बाय इट्स इम्पैक्ट। यानी फोर्स कैन बी फेल्ट, फोर्स फेल्ट बाय इट्स इम्पैक्ट। कि फोर्स आप कैसे अनुभव करते हो? फोर्स आप अनुभव करते हो उसके इम्पैक्ट के कारण, कि उसका इम्पैक्ट क्या था। अगर आप फोर्स के इम्पैक्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको फोर्स समझ में आ जाएगा। ये डेफिनेशन तो हमारे पास है ही कि फोर्स इज पुल और पुश ऑन अ बॉडी, लेकिन हम इससे एक और डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अभी लिखा है कि फेल्ट बाय इट्स इम्पैक्ट। तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए एक बैलून है, ठीक है, या एक बैलून को छोड़ दीजिए, आप एक स्पंज बॉल, स्माइली बॉल आता है ना, स्ट्रेस बॉल, आप उसको प्रेस करते हैं, जब आप उसको दबाते हैं, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उसका साइज चेंज होता है। साइज क्या होता है? साइज चेंज। यानी फोर्स कैन चेंज साइज। फोर्स जो है वो साइज को चेंज कर सकता है। वेरी गुड। अब मान लीजिए कोई चीज़ स्टेशनरी है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ये स्टेशनरी है। इसको किसी ने किक किया तो ये किस में आ जाएगा, या इसका पोजीशन क्या है? चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या इम्पैक्ट नजर आया कि फोर्स जो है वो पोजीशन को चेंज कर सकता है। यानी फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने देखा कि इसने साइज चेंज किया, पोजीशन चेंज किया। इसी तरीके से आप देखिएगा कि फोर्स किसी चीज का शेप चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं कि कर ही देगा, कोशिश कर सकता है या चेंज कर भी सकता है। जैसे आपने बॉल को दबाया था तो बॉल का क्या शेप चेंज हो गया, वो डिफॉर्म हो गया था, है कि नहीं। हालांकि वो वापस अपने शेप में आ जाता है, लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई किया था तब जो उसका शेप था वो चेंज हो गया था। तो फोर्स कैन चेंज शेप, है ना। तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या है कि वो साइज चेंज कर सकता है, वो शेप चेंज कर सकता है, वो पोजीशन चेंज कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, किसी मूव हो रही ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। तो ये सब क्या है? फोर्स के इम्पैक्ट हैं। ये सब फोर्स के इम्पैक्ट है जो हम रोज अपनी लाइफ में देखते हैं, अपने रोज डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों को हम देखते आते हैं।
अब इसी से अगर मैं एक डेफिनेशन निकाल लूँ कि तो फोर्स, अब इससे अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा? हमारा डेफिनेशन होगा कि फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट टेंड्स टू चेंज और चेंज shape, size and position of a body, है कि नहीं? क्या है? फोर्स एक प्रभाव है। फोर्स इज इन्फ्लुएंस दैट टेंड्स टू चेंज। फोर्स एक प्रभाव है जो कोशिश करता है या बदल ही देता है क्या? शेप, साइज और किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ये मोशन, ये फोर्स का काम है, फोर्स की कैपेबिलिटी है, ये फोर्स का इंपैक्ट है कि फोर्स किसी भी चीज का शेप, साइज और पोजीशन चेंज कर देगा। यही फोर्स है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फोर्स, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि फोर्स एक प्रभाव है। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस। फोर्स एक इन्फ्लुएंस है जो किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के शेप को, साइज को या उसके पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ना आप ये अपने पोजीशन से चेंज होगा ना इसका साइज चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसके पोजीशन को या इसके साइज को चेंज करने की ये कोशिश कर रहा है। कर देगा ये श्योर नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, ये था आपका फोर्स। क्योंकि जब आप फोर्स को अच्छे से समझ लेंगे फिर आगे की कहानी को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखें फोर्स का, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स, तो आप क्या क्या लिखेंगे? जैसे ओपनिंग अ बुक, बुक को ओपन करना, बाइंडिंग, प्रेसिंग, स्क्वीजिंग, ये सब के। जैसे आप कपड़ा को धोते हैं, कपड़े को धोने के बाद कपड़े को क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग, स्क्वीजिंग, है ना, ब्रेकिंग। ये सब क्या है? ये सब फोर्स का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? फोर्स का एग्जाम्पल है। यही था आपका फोर्स। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं, फोर्स से एक कदम आगे बढ़ते हैं। फोर्स से जब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। चूंकि अब हम फोर्स को समझ चुके हैं तो हमारे लिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझना आसान हो जाएगा। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए, फोर्स हम समझ चुके हैं, तो अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को देखते हैं। क्योंकि इससे आगे की कहानी यानी इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेप बाय स्टेप होता है। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के बाद आगे की कहानी में सारा रोल अनबैलेंस्ड फोर्स का है। इसलिए आपको ये दोनों समझना पड़ेगा और मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक बैलून है। ठीक है, एक बैलून है। आप इस बैलून को अपने दोनों हाथों से, आप इस बैलून को अपने दोनों हाथों में रख के एकदम जोर से दबाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। बैलून का बस शेप चेंज होता है, हल्का सा वो डिफॉर्म होता है और वहीं का वहीं रहता है। बैलून में कोई चेंज नहीं आता, यानी बैलून का पोजीशन चेंज नहीं होता है, बैलून के अंदर मोशन नहीं आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हाथ का जो फोर्स था और इस हाथ का जो फोर्स था, उसने क्या किया? उसने इन दोनों फोर्स ने मिलके जो नेट फोर्स था वो क्या कर दिया? जीरो, यानी एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। इस हाथ के फोर्स ने इस हाथ के फोर्स ने दोनों को काट दिया, कैंसल कर दिया। तो जो हमारा नेट फोर्स था वो क्या रह गया? जीरो। यानी जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स था वो क्या रह गया? जीरो। एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा है। ठीक है, ये आपके बुक में भी एग्जांपल है, हर किताब में। टेबल के ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, टेबल के ऊपर जो ग्रेविटी का फोर्स है वो लग रहा है। इधर से कोई बंदा खींच रहा है 5 न्यूटन फोर्स के साथ, इधर से कोई बंदा खींच रहा है 5 न्यूटन फोर्स के साथ। इस सारे फोर्स का रिजल्टेंट क्या? रिजल्टेंट फोर्स। किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, अगर सारे फोर्स का जो सम है, सारे फोर्स का जो ऐड है, जो सम है, वो अगर जीरो आ जाए
तो उस फोर्स को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्टेंट क्या था? जीरो। रिजल्टेंट जीरो आने का मतलब क्या है? आप इस बात को समझिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सोच के कि अगर बैलेंस्ड फोर्स है इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है। ऐसा नहीं है, या बॉडी मोशन में है, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक है, ठीक है, अब कोई बाइक है, बाइक चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, बाइक 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पकड़ के वो चल रही है, ठीक। वो उस पर अगर मान लीजिए एक्सीलेटर है तो हम एक्सीलेटर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और ब्रेक से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बाइक है जो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, हम ब्रेक के थ्रू 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और एक्सीलेटर के थ्रू भी 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बताइए बाइक क्या रेस्ट में रहेगी या चलती रहेगी? ऑब्वियसली चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन का जो ब्रेकिंग फोर्स है और 5 न्यूटन का जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। इसलिए बाइक ऑलरेडी अपने प्रीवियस मोशन में यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से चलती ही चली जाएगी। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स में है या बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो रेस्ट में होगा, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है बॉडी के या ऑब्जेक्ट के प्रीवियस मोशन पे कि वो पहले किस स्टेट में था। पहले अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसके ऊपर सारा जो फोर्स लगेगा, सारा नेट फोर्स लगेगा, वो जीरो लगेगा। तो जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो लगेगा तो उसके अंदर मोशन नहीं आ सकता। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, उसके ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो लगता है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, वो अपना यूनिफॉर्म मोशन में चलता ही रहेगा। ठीक है। अब उसी तरीके से आप अनबैलेंस्ड फोर्स को समझिए। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि जो नेट फोर्स होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेम बैलून वाला एग्जाम्पल नहीं, आप सेम बुक वाला एग्जाम्पल लीजिए कि टेबल पे कोई बॉक्स रखा है, सेम वही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ठीक, लेकिन इधर से 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बॉक्स क्या होगा? उधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, तो इस फोर्स से ओवरकम कर जाएगा। ठीक है। तो यानी कितना ज्यादा लग रहा है? तो 7 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। किस दिशा में? इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स किधर चला जाएगा? उधर चला जाएगा। तो यहाँ नेट फोर्स क्या था? यहाँ नेट फोर्स क्या था? 5 न्यूटन, है कि नहीं? तो अब आपने देखा कि जब नेट फोर्स जीरो नहीं हो तब क्या होता है? पोजीशन चेंज होता है। जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगी और जो मोशन में ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाएगी। सेम इसी साइकिल वाले एग्जांपल को आप उठाइए, ठीक है, कि साइकिल चल रही है, आपने उस पर एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, यानी आपने एक्सेलेटर दिया 2 न्यूटन का, फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, और आपने अगर ब्रेक मार दिया 10 न्यूटन का, ठीक, तो साइकिल क्या है? स्लोली साइकिल रुक जाएगी, यानी अपने मोशन जो उसका प्रीवियस स्टेट ऑफ मोशन था, यानी वो यूनिफॉर्म जो मोशन में चल रही थी उसको वो क्या करेगी? ब्रेक करेगी और धीरे 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 रेस्ट में आ जाएगी। यानी जब नेट फोर्स अनइक्वल हो, नेट फोर्स जीरो नहीं हो, तब ऑब्जेक्ट क्या होता है या तब बॉडी क्या करती है? अपने मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है। अगर मोशन में रहेगी तो रेस्ट में आ जाएगी, अगर रेस्ट में रहेगी तो मोशन में चली जाएगी। यह है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसीलिए हम कई बार जब देखते हैं, अब ये जो आपका है जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स हमने बताया कि इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो आप जब इसको समझ लेते हैं तब आपके दिमाग में एक और ख्याल आता है जो आगे हम पढ़ेंगे इनर्शिया में, कि अनबैलेंस्ड फोर्स जरूरी है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये था हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, कांट चेंज पोजीशन। बैलेंस्ड फोर्स जो है वो कांट चेंज पोजीशन, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज पोजीशन, यानी वो मोशन में नहीं ला सकता है, बट इट कैन चेंज शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, जैसे बैलून का एग्जांपल दिया कि उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो है, यानी वो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसका क्या है? पोजीशन चेंज हुआ नहीं, लेकिन बैलून का शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बैलून दब जाता है।
तो जो बैलेंस्ड फोर्स है वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन शेप और साइज को चेंज कर सकता है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो सब कुछ कर सकता है, साइज भी चेंज कर देगा, शेप भी चेंज कर देगा और बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर देगा। स्टेट ऑफ मोशन से मेरा अर्थ है कि अगर मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं, आप इस कंसेप्शन से दूर रहिएगा कि बैलेंस्ड फोर्स का मतलब रेस्ट होता है, नहीं होता बच्चे। भी जस्ट मैंने बताया बैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है कि बॉडी जिस स्टेट में थी, अगर मोशन में थी तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी। यही इनर्शिया है, यानी वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर फोर्स का पसंद आया होगा। कल मैं आऊँगा दूसरे लेक्चर के साथ। अगला पार्ट जो इसका है हम पढ़ेंगे कल इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।